नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। खबर ये भी है कि इस बैठक में 25 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी, राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अजीत कुमार नाहर जी से लेना चाहूंगी। अजीत जी, क्या लग जी रहा है आपको, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है, पहली बार बिहार बीजेपी की बैठक हो रही है, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में? बिहार के संदर्भ में बिहार से ही सब कुछ कहानी शुरू है, बिहार पे ही हम्म। खत्म है। बिहार ने ही बचाया इस बार लोकसभा चुनावों में एनडीए को। नीतीश कुमार जी को जो वहाँ पे बेनिफिट मिला है उसका फायदा एनडीए को सेंट्रल में मिला है। तो निश्चित रूप से बिहार बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त में, लेकिन उसके 2025 के पहले 2024 में कुछ चुनाव है। हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा की हार जीत से तय होगा कि बिहार में क्या होने वाला है। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो आने वाले समय में नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट की ओर है, अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो। नई हम्म। युवा पीढ़ी में अगर जेडीयू में देखा जाए तो कोई नया नेता नजर नहीं आ रहा है। वहीं आरजेडी के पास तेजस्वी यादव के पास रूप में एक धुरंधर हम्म। नेता है, मौजूद है। बीजेपी के पास जरूर यहाँ युवा पीढ़ी सामने है, सम्राट चौधरी के रूप में। तो ये देखना होगा कि आने वाली, क्योंकि ये वाला जो चुनाव सिर्फ लोकल मुद्दे नहीं, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी का, और जो पेपर हम्म। लीक के मामले कनेक्टेड हुए हैं बिहार से भी। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। 2025 का चुनाव जो युवाओं के बीच होगा, ये बात तय हो चुकी है। और इसके अंदर में आप देखेंगे कि ये जो पेपर लीक का मामला है बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। और जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम हो रखा है पूरे देश में, भरूच में देखते हैं तो 15 या 25 वैकेंसी के लिए 1000, 2000, 5000 हम्म। लोगों की जो भीड़ है होटलों में दिख रही है। या इस प्रकार से आप देखें पूरे देश के अंदर में थोड़ी सी वैकेंसी होती है और लाखों युवा बाहर आ जाते हैं सड़कों पर। तो ये आने वाला समय किस तरीके से होगा, ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नजर आ रहा है अभी। जी चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ चल रहा है। राजीव जी, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में, क्या 25 के चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है? अब बिल्कुल तैयारी तो स्वाभाविक है। और भारतीय हम्म। जनता पार्टी चुनाव के समय तैयारी नहीं करती है, ये 24/7 चुनाव के मोड में रहती है, तैयार रहती है। और हम्म। बहुत शिद्दत से आपको बताऊं कि ये लंबे अरसे से, ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब उसकी संख्या दहाई इकाई में थी तब भी, और आज जब सैकड़ों में है तब भी, हमारी हम्म। पार्टी का जो सिस्टम रहा है वो हमेशा हम लोग तैयार मोड में रहते हैं। आप जब चाहो चुनाव कराओ, हम लोग तैयार हम्म। मिलेंगे। हमारे यहाँ मासिक बैठकें होती है, साप्ताहिक बैठकें होती है। और आपने देखा होगा एक नई परिपाटी की शुरुआत की गई है इस बार। पूरे हम्म। बिहार से, पूरे बिहार के मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं को भी आज आमंत्रित किया गया है। हम्म। तो हम लोग हमेशा तैयार मोड में रहते हैं। और बीजेपी की जो कार्य समिति की आज बैठक है, इस पे हम लोग बीते चुनाव में जो हमारी कमियां रही उस पर भी हमने मंथन किया। आगामी हम्म। चुनाव में हमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर भी हमने मंथन किया। हमारे किन कार्यकर्ताओं को कैसे कहाँ यूज करना है, किन कार्यकर्ताओं का कहाँ उपयोग करना है, इस पर भी चर्चाएं हुई। हम्म। बहुत सारी बातें, कुछ पार्टी के अंदरूनी बातें भी हुई, और हम्म। कार्यकर्ताओं को जागृत भी किया गया कि किस तरह से उस राज से निकाल कर, हम्म। बड़ी शिद्दत से लोगों ने उस तूफान से कश्ती को निकाल कर लाई है। और हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और पुनः 2025 में एक नया इतिहास एनडीए गढ़े, इसकी तैयारी हम लोगों ने की। चलिए ठीक है राजीव जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मधु मंजरी जी का। मधु मंजरी जी, 25 में चुनाव होने वाला है, और अगर बात करें अभी हाल की, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। अगर इससे पहले मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, फिर ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आ जाता है, इसी से आप प्रशासन की लापरवाही देख सकती हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो एनडीए को रोक पाएंगे?
बिल्कुल, देखिएगा कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था बिहार विधानसभा का, तो उसमें भी हम नंबर 1 की पार्टी उभर करके आए थे और लगातार हम लोग जो बिहार की मुद्दा है और जो अब जो है बिहार जो है एक युवा राज्य है और युवा राज्य को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो जिसमें इच्छा शक्ति प्रबल हो, जैसे देखेंगे कि हमारी सरकार जब 17 महीने के लिए आई थी, उससे पहले भी हम लोगों ने जातीय जनगणना को लेकर के, फिर जातीय जनगणना होता है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम लोग बार-बार लगातार बात उठाते रहे हैं और इसका काम करते रहे हैं। और जब रोजगार की बात आती है, रोजगार का मुद्दा हो, आज भी हमारा मुद्दा वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, पलायन कैसे रुके, इसमें शिक्षा में कैसे आज शिक्षा का लेवल कैसे ऊपर हो, ये सब हम लोग लगातार इस पे काम करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के काम करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के लोग ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद ने अपना एक दिखाया है कि हाँ, एक विश्वास दिखाया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव युवा है और युवाओं के लिए काम कर सकते हैं, ये लगातार करेंगे। आप देखिएगा कि जब हमारी पार्टी जब भी जेडीयू के साथ पिछला बार भी जब आई थी, तो जो तांती समाज के लोगों को जो आरक्षण देने का काम किया था, फिर जब दोबारा आई तो हम लोगों ने जो नौकरी का जिस तरह से सृजन हुआ और उसमें भी देखिए जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना के आधार पे आरक्षण बढ़ाया गया। जैसे अगर बीजेपी के साथ सरकार आती है, बिहार की मैं बात करूंगी, आती है तो सब चीज को खत्म कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज भी बिहार के लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा है कि वो गरीब, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को समाज के अगली लाइन में कैसे लाएं, अगली पंक्ति में कैसे लाएं, उस पर वो काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे अब भरोसा करती है। चलिए ठीक है मधुबंशी जी, राजीव जी से सवाल ले लेते हैं। राजीव जी, आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं बिहार की ठप हो रही है, क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा आने वाले चुनाव में? क्योंकि वो लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग को कि एनडीए इंडिया गठबंधन को रोक पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार और ये लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल अपनी बात ना रखे तो बेहतर है। ये हास्यास्पद प्रश्न है और राष्ट्रीय जनता दल वालों को याद करना चाहिए अपना शासनकाल, जहां सीएम हाउस से ही सारी डीलिंग होती थी, नो एफआईआर नो रिपोर्ट, सारे फैसले वहीं से होते थे। आज सारी चीजें हो रही है। मैं मानता हूं बीते दिनों में दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन साथ ही उन दुर्घटनाओं को बीते 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे के अंदर अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अभी जिस कांड की बात हम लोग कल परसों बड़ा एक दुखद हुआ, एक हत्या हुई मुकेश सहनी जी के पिताजी की। 36-37 घंटे में अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई और इसके बाद मैं मानता हूं कि दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के बाद अगर सरकार, प्रशासन, शासन नहीं जागती है, नहीं कार्रवाई होती है अपराधियों के खिलाफ, तब मैं ये सुनने और मानने को तैयार हूं कि सरकार कहीं कमजोर पड़ रही। और तेजस्वी यादव जी जो जिनकी पार्टी ने एक पर्याय लिखा है इन लोगों को सहयोग करने का, आप जब लिस्ट निकाल के देखेंगे उनके माननीय गणों का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग कैसे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का एक बार नाम निकाल के देख लें कैसे हैं लोग यहाँ पर। तो भ्रष्टाचार और इन सब मुद्दों पे तेजस्वी यादव ना बोले तो बेहतर है। अपने माता पिताजी के राज को याद करें, खुद जब सत्ता शासन में आते हैं तो किस तरह से नंगा नाच शुरू हो जाता है। और गवाह है इतिहास की जब बाय डिफॉल्ट ये लोग सरकार में आए हैं, उसके बाद शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। लेकिन बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती से मैं ये कहना चाहता हूं, ये पक्ष रखना चाहता हूं सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से, कि बहुत जल्द 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर सारी जो ये परेशानियां हो रही हैं बिहार में, वो सब बंद हो जाएगी। इसकी बहुत तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही।
आपके पुलिस जहां भी कमियां रह जा रही हैं, जहां भी कमियां रही हैं, 50,000 लोगों की आप सुन ले पहले, मधु जी सुन ले पहले, आप मधु बोल रही जी थी, से मैं सुन रहा। आपसे जवाब नहीं लेंगे। जहां भी चाक चौकन व्यवस्था में कमी दिखी है, वहां पर सरकार ने पूरी मुस्तैदी से कमान कसने का काम किया है। और ये आप देखेंगी अगले हफ्ते 10 दिनों में कि किस तरह से कानून का राज, जो स्थापित राज है, उसको और मजबूती से बिहार में लागू करने का काम किया जाएगा। चलिए ठीक है, मधुवंशी जी। मैं इनको भाई साहब को बताना मैं चाहती हूँ कि पिछले 20 सालों में 55,000 हत्याएं हुई हैं ऑन रिकॉर्ड, जो आपकी पुलिस की रिकॉर्ड है। 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। 3,55,000 और नरसंहारों की भी चर्चा कर लीजिएगा। चोरी चकारी, इस तरह के जो छोटे छोटे जो बोरा, बैंक आप अपने शासन के नरसंहारों की भी चर्चा कर ले थोड़ा। जी आप ही को बता रहे हैं। हमारे राज्य से अगर आप डेटा देखेंगे, आपका डेटा है ना, पुलिस प्रशासन का डेटा, उस डेटा के हिसाब से आज उस समय से ज्यादा मर्डर जो है, हत्याएं जो हैं, बलात्कार जो है। जहां आप बोल रहे हैं सीएम हाउस की बात बोल रहे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था, उसमें 100 से ऊपर बालिका गृह कांड में लोगों का जो संलिप्त पाया गया, लेकिन मात्र हुआ लिपापोती कर करके उसको पता नहीं आप किसको लिपापोती कहती हैं, आप किसको लिपापोती कहती हैं ये मुझे नहीं पता। तत्कालीन मंत्री तक ने इस्तीफा दिया था। नहीं, देखिए, बेवजह को बनाने का प्रयास नहीं करें। आपको शायद याद नहीं है, आपको याद दिला दूं मैं कि उस समय तत्कालीन मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। नहीं, कुछ नहीं याद है आप लोगों को। आपको बस यही याद है, आपको बस विरोध करना है, विरोध करना है बस। नाम पहले पिताजी का नाम जपते थे, फिर माताजी का नाम जपे और अब युवराज का नाम जपिएगा। अगली पीढ़ी की भी संतानें आ गई हैं। आप लोग तैयार रहिए नए नेताओं के लिए। चलिए ठीक है, राजीव जी, मधु जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी, कार्य समिति की बिहार बीजेपी की बैठक चल रही है, क्या लगता है, क्या कुछ चल रही है इस बैठक में, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए ये बैठक काफी अहम है और सबसे बड़ी बात है कि 13 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। तो निश्चित रूप से जो आगे की रणनीति 2025 विधानसभा में बीजेपी की होगी, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है बीजेपी की, जिसमें इतने सारे नेता कार्यकर्ता, करीब 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हुए हैं। तो ये पहली बार हो रहा है। बीजेपी की इसके पहले जितनी भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती थी, उसमें लिमिट संख्या में कार्यकर्ता नेता रहते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ता नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका नाम भी दिया गया है विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक। तो इसमें कई जो लोकसभा का चुनाव हुआ, निश्चित तौर पर बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो जो उम्मीद थी बीजेपी को, उस उम्मीद के अनुसार बीजेपी का रिजल्ट नहीं रहा, नतीजे नहीं आए। तो इस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आपसी जो कलह एक बहुत बड़ा कारण बीजेपी के अंदर उभर कर आया है या निकल कर सामने आया है। तो ये भी बातें हो रही है कि बीजेपी के तमाम नेता और जो कार्यकर्ता के बीच में जो भी कलह है, वो क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में ये दिखाई देता है। तो उस आपसी कलह को दूर करने की मतलब कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा बीजेपी की रणनीति क्या होगी, यानी विधानसभा जो 2025 का चुनाव है, उसमें बीजेपी की क्या रणनीति होगी, राजनीतिक मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों के सहारे बीजेपी चुनाव प्रचार में जाएगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, उसका लाभ जो है वो गांव के एक एक आदमी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि आप इसके बारे में पता कीजिए। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए।
तो निश्चित तौर पर तमाम जो बातें हैं इस पर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है, गहन मंथन किया गया है और 2025 के लिए नई एक तरीके से कहें तो रणनीति बनाई गई है। और खासकर कुछ इलाकों में जहां बीजेपी हाल के दिनों में कमजोर हुई है, चाहे आरा की हम बात करें, बक्सर की बात करें, जहानाबाद की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, सासाराम की बात करें, तो इन इलाकों में बीजेपी पहले मजबूत हुआ करती थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ये चीजें दिखी है कि वहां बीजेपी कमजोर हुई है, तो उसके भी कारणों का पता किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कुशवाहा जाति जो कि हाल के दिनों में कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है इंडिया गठबंधन के तरफ, महागठबंधन के तरफ, तो इस पर भी गहन मुझे लगता है विचार की जरूरत है। और इन्हीं सब चीजों पर आज जो कार्य समिति की बैठक चल रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर जो अहम मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन्हीं सब मुद्दों पर आज काफी चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करते हैं सौरभ जी, सीधा रुख करते हैं अजीत जी का। अजीत जी, 25 के चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा बड़ा होने वाला है? भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी तक सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं। बिहार को लेकर के देखिए, पिछले 15-17 सालों से नीतीश कुमार जी का राज चल रहा है, तो जो भी अच्छा और बुरा सब उन्हीं का है और किसी का तो हो नहीं सकता। अभी लालू जी को दोष देने से कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, वो गए, बीते जमाने की बात हो गई। अभी तेजस्वी को अगर चांस मिलेगा तो फिर हम उनसे प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन अभी प्रश्न तो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी से और सेंट्रल में मोदी से ही हो सकता है। बाकी प्रश्न सीधा ऐसा है कि अभी पिछले 15 दिनों की बात है, 12-15 पुल तो ढह गए बिहार में। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड में चेक कर रहा है, 214 पुल बिहार में ढहे, 214 पुल क्या बोलते हैं। इस भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या बिहार वासी भी सो रहे हैं? अभी पिछले दिनों नालंदा जाना हुआ, मैं उनसे पूछा कि आप लोग इतने पुल ढह जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, आप लोग प्रश्न ही नहीं करते हैं। नालंदा में गया था, जहाँ पावन धरती है, वो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर रहा है, नया यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गया है, उसके बावजूद भी वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है। जितने IAS IPS बिहार ने दिए वो आज की तारीख में कहाँ चले गए? पिछले 10 सालों में वो सब कहाँ हैं? तो बिहार ने तो हमेशा अच्छे लोगों को आगे लाया, लेकिन वो लोग एजुकेटेड होने के बाद, IAS IPS बनने के बाद बिहार की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, वो लोग आगे चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो दिल्ली या बॉम्बे या और कई दुनिया के कई देशों में चले जाते हैं, वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, तो बिहार को कुछ भी नहीं मिलता। बिहार को वही मिलता है राजनीति, और राजनीतिकरण अगर हर चीज में हो जाए तो निश्चित रूप से उसका डूबना स्वाभाविक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो स्टेट ना। तो बिहार के साथ एक समस्या रही है कि हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, छोटे से लेके बड़े तक किसी से भी आप राजनीति की बात कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस बारे में कोई बात नहीं करता है। वहाँ एजुकेटेड लोग तो हैं, लेकिन उसका उपयोग इस बिहार को नहीं मिल पा रहा है। इतनी सुविधा, इतने संसाधन होने के बावजूद बिहार को क्या मिला? सिर्फ राजनीति। नीतीश कुमार जी की जब मर्जी होती बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब मर्जी हो तेजस्वी के साथ चले जाएं, तो वो जब मर्जी की सत्ता के लिए जो मर्जी करे। वो नीतीश कुमार कहाँ गया जो एक एक्सीडेंट होने पर इस्तीफा देता रेल मंत्री से? तो आप बताइए, वो नीतीश कुमार तो गायब हो चुके हैं। अब ये इस नीतीश कुमार से ये जनता क्या उम्मीद कर रही है, ये जानना जरूरी है। और बीजेपी, वही सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश कुमार जब तक सत्ता से हटेंगे नहीं तब तक हम पकड़ी नहीं खोलेंगे करेंगे, ये सब क्या है? आज की तारीख मोदी के साथ है। तो ये जनता देख तो रही है, मगर ये जनता कहाँ सोई हुई है, जाग क्यों नहीं रही है? चाहे कोई भी पार्टी हो, जो अपने बातों पर अमल नहीं करते, वो सब चीजें तो बीती बातें हो गई। अब जिसकी जैसे मर्जी होती है, सत्ता के हिसाब से वो अपने बदलाव कर लेता है। किसी पार्टी को आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक की बात करें, सारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता कोई पोस्टर में नहीं है। राजीव जी से पूछिए आप, एक भी किसी पोस्टर में किसी बड़े नेता का कोई फोटो ना है, ना गिरिराज सिंह जी, ना अश्विन चौबे, ना आपके रविशंकर प्रसाद जी, किसी को बैठक में मंच पर स्थान तक भी नहीं दिया गया आज से। तो ये क्या मतलब? कुछ बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के बदलाव? तो आने वाला समय निश्चित रूप से अवश्यंभावी है, और मुझको लगता है अभी हरियाणा वगैरह के जो चुनाव होने वाले इस साल में, उसके बाद ही बिहार की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। तो मुझको लगता है अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, इतना जल्दी बिहार के बारे में कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी भी 1 साल और पुराने हो जाएंगे, 1 साल और पुराने मोदी जी भी हो जाएंगे, जो उम्रदराज हो चुके हैं। तो नई युवा पीढ़ी का चांस मिलना चाहिए। इन युवाओं में कौन बेहतर होगा, तेजस्वी या सम्राट चौधरी या और कोई, ये भी देखना जरूरी है। तो मुझको लगता है अभी तेजस्वी और सम्राट चौधरी की अगर बात करें युवाओं में, तो 60-40 का रेशियो है। अभी 60% लेकर के तेजस्वी थोड़ा लीड कर रहे हैं यहाँ पर। बट 1 साल में जो भी चुनाव होना बाकी है, उनके बाद ही हम बिहार की असली बात कर पाएंगे। जी चलिए ठीक है अजीत जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल राजीव रंजन जी से है। राजीव जी, ये बताइए
कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। आज जो कार्य समिति की बैठक हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कार्य समिति की बैठक पहले कभी पार्टी ने की है। तो आज इतनी बड़ी करने के पीछे कारण क्या है? ये तो स्वाभाविक है, हर स्टेट का जो यूनिट है वो प्रदेश की कार्य समिति की बैठक करता है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार हम लोगों ने विस्तारित बैठक की है, इसको विस्तृत का नाम दिया गया है। मंडल के जो कारण? हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस बार हम लोगों ने प्रदेश कार्य समिति में शामिल करने का काम किया है। होता क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस जो है वहां पहुंचते पहुंचते समय लग जाते हैं। उन मैसेज को 1 to 1 करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे जो वोटर्स हैं, जो जनता है बिहार की, उस तक सरकार और सरकार के लिए जो पार्टी जनता के लिए पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किए हैं और जनता किस तरह से पार्टी के कार्यक्रमों का और सरकार के कार्यक्रमों का लाभ ले सकती है, उसके लिए हम लोगों ने इस बैठक को बड़ा बनाया। और ये विस्तारित बैठक भले ही अपने आप में एक कहानी कहती हो, लेकिन बैठक जो कार्य समिति की होती है वो हर पार्टी में होती है और हर समय समय पे होती रहती है। साल में 2-3 बैठकें तो हर पार्टी में होती है। मैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक की बात नहीं कर रहा हूं। आपने सही बोला कि पहली बार इतने बड़े लेवल पर जो जिलाध्यक्ष हैं, जो मंडल हैं, उन सभी को बुलाया गया है। निश्चित रूप से बिहार में बीजेपी कमजोर हो रही है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि ग्राउंड पर आखिर सच्चाई क्या है, क्यों हम कमजोर हो रहे हैं। गौरव जी, आप डिबेट में थोड़ा देर से शामिल हुए। मैं पहले ही मैंने अपने पहले ही शब्दों में पहले ही जो मैंने बोला उसमें कहा था कि पार्टी को हमने जो पीछे हमसे अगर कुछ छूट रहा है, कुछ गलतियां हुई हैं, आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, सारा कुछ डिस्क्लोज करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच हमने उनकी राय हमने जानी। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व क्या सोचता है, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोचता है, हमारे आदरणीय प्रभारी भी बिहार के विनोद तावरे जी भी उपस्थित थे। तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, कहाँ क्या कठिनाई आ रही है, लोगों से 1 to 1 समझ के उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। दूसरी सबसे आवश्यक चीज क्या है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी, तो ये जो कार्य समिति हम लोग जिलों जिलों में जाकर करते थे, उसको हम लोगों ने प्रदेश में एक जगह करने का काम किया, ताकि एक जिला और दूसरे जिला के सभी कार्यकर्ता 1 to 1 हो सके और सभी की परेशानियां और सभी के चैलेंजेस और सभी को जो समर्थन मिल रहा है वो एक दूसरे को जानकारी मिल सके। तो एक राजनीतिक कारण इसको नहीं कहेंगे, ये पार्टी का इंटरनल एक सर्वे था कि सब लोगों को एक जगह बिठा करके चीजों को बताएं, समझाएं और फिर सरकार और जनता भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। आपने देखा होगा कि ये मंडल के अध्यक्ष थे, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, इवन प्रदेश के प्रकोष्ठ के 5 लोग रहे और बाकी जिले से भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग हर प्रकोष्ठ से आए। तो हर चूंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कार्यकर्ताओं को प्रथम आकर्षण में रखती है और 1 to 1 होने के लिए अभी इस मीटिंग की आवश्यकता थी। और आगे स्वाभाविक तौर पे 2025 हमारे सामने है और बीजेपी बिहार में कमजोर नहीं हुई है। हमने अधिकतर सीटें जीती हैं, हमने 17 सीट पर लड़ने का काम किया था, हमने 12 सीटें जीती हैं और जीतने के बाद भी हम आगे भी इतिहास रचेंगे। सौरभ जी, आने वाला भी जो चुनाव है, हम किसी को एनडीए किसी के लिए गैप नहीं देने जा रहा है। अगर कोई कमी रह गई होगी तो कैसे जीतेंगे सर, कैसे जीतेंगे? मुझे फॉर्मूला तो समझा दीजिए, कैसे जीतेंगे? आरा, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम सब आपके हाथों से खिसर रहा। पूर्णिया में उपचुनाव हुआ, आपकी पार्टी नहीं जीत पाई, दूसरे नंबर पर रह गई, निर्दलीय ने वहां चुनाव जीता। दूसरी बात, अगर कुशवाहा जाति की बात करें जिसके आपके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उसमें सेंधमारी कर दी इंडिया गठबंधन ने, कैसे जीतेंगे आप विधानसभा का चुनाव? देखिए चारों तरफ लोकसभा से देखिए नहीं लोकसभा का अगर कुछ सीटें हम हार गए हैं, अगर कुछ सीट हम हार गए हैं तो उससे बहुत अधिक सीटों को हमने जीतने का काम किया है और जहां हारे हैं वहां हमारी मजबूत तैयारी होगी और जहां जीते हैं उसको बरकरार रखने की हमारी स्ट्रेटेजी कार्यकर्ताओं तक, बड़े नेताओं के द्वारा पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
और जहां तक बात कुशवाहा जाति का है तो ये सब भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। और जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि कुशवाहा हमारे साथ नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी से बड़ा नाम कुशवाहा जाति में नहीं है, सम्राट चौधरी जी से बड़ा नाम कुशवाहा जाति में नहीं है। तो ये सारे नाम हमारे एनडीए के साथ हैं। तो ये सब बात भ्रमित होते हैं लोग इससे। विपक्ष का ये जो भ्रमित करने का कार्यक्रम चल रहा है, और भ्रमित करके दलितों को भ्रमित करके कि संविधान बदल देगा, ये कर देगा, भ्रमित करके ये लोग 4 सीट लेके आए। और उसके बाद भी इतिहास में पहली बार ये देखने को मिल रहा है, इतनी करारी हार के बाद भी, बुरी हार के बाद भी लोग खुशियां मना रहे हैं। मैंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में इस तरह की खुशी किसी भी पक्ष के पास नहीं देखी। हारने के बाद भी खुश है। क्यों भाई? तो उसकी 4 सीटें, 3 सीटें हमने ले ली। यही हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए जो हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग जिलों में जाकर करते थे, उसको हमने एक जगह करने का प्रयास किया है, और ये आज सफल आयोजन रहा। इस तरह के आयोजन आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन राजीव जी, ये मुझे बताइए कि लालू प्रसाद यादव ने इस चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट किया, 7 सीटें दी गई कुशवाहा जाति को, लगता है ये एक बड़ी रणनीति थी जिसको आप लोग भांप नहीं पाए, बीजेपी एनडीए भांप नहीं पाई? देखिए, अब तो लोकसभा चुनाव बीत चुका है। हम लोग बीती बातों से शिक्षा लेके आगे के चुनाव को फोकस कर रहे हैं। लोकसभा में मैंने कहा ना, लोकसभा में अगर कोई चीज हमसे छूट गई है, कुछ चीजें अगर हम लोग उसको टैकल नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए, तो उसको हम लोग अब बराबर कर लेंगे। और 2025 का जो चुनाव होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसको आप देखेंगे, हम लोग 200 का आंकड़ा पार करेंगे। जदयू को, नीतीश कुमार को कमजोर समझना, ये भी आप लोगों की एक भूल हुई इस लोकसभा चुनाव में? नीतीश कुमार जी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं थी, ना आगे है। हमारा विरोध राष्ट्रीय जनता दल के साथ बनी सरकार से था, और हम लोगों ने उस सरकार को गिराने का काम किया। उस सरकार को, नीतीश जी को भी ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं ये गठबंधन, मैं गठबंधन में आने के बाद की बात कर रहा हूं। जब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए, उसके बाद भी आप लोगों ने नीतीश कुमार को कम आंका। आप लोगों ने ये समझा कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। आप लोगों ने ये समझा कि नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी। ये भी एक तरीके से भूल हो गई आप लोगों से, बीजेपी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नीतीश कुमार को हम कमजोर समझते हैं, नीतीश कुमार जी से हम अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर वाला मामला रहता, तो हम लोग क्यों एनडीए के साथ? आपके कई नेता बयान दे, अरे सर मेरी बात सुन लीजिए। आपके कई नेता ये बयान दे रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और कई जगहों पर जहां पर सम्राट चौधरी जाते थे, वहां ये नारा भी लगाया जाता था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी के जैसा हो। और मुझे याद है, गिरिराज सिंह आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बयान दिया था। सौरभ जी, पार्टी का जो लाइन है वो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं। पार्टी का जो लाइन है वो केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं, बाकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो रखते हैं। और रही बात, अगर किसी नेता ने अपने मन की बात कही है, तो इसके लिए हम लोग कहीं से भी हमारी पार्टी उसके लिए जिम्मेवार नहीं होती। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को एनडीए ने स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर, वो तो मजबूरी हो गई ना सर, वो तो मजबूरी हो गई। लोकसभा चुनाव में हकीकत, सच्चाई आपको पता चल गई, तो आप लोग फिर से बैकफुट पर आ गए। देखिए, राजनीति में मजबूरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। राजनीति में अवसर होता है, अवसरवादिता होती है। जिस अवसरवादिता का कारक था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अलग हुई, और अवसरवादिता हुई कि बिना किसी मेहनत के राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ गया। हम लोग नेचुरल गठबंधन जो सत्ता दी थी जनता ने,
राज्य की महान जनता ने 2020 के अंदर जो मैंडेट दिया था वो एनडीए को नीतीश दिया। कुमार अवसर की राजनीति करते हैं राजीव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी कारण से बाय डिफॉल्ट राष्ट्रीय जनता दल 2-2 बार सत्ते में है, उसको कहते हैं अवसर मिलना। और राजनीति में कोई किसी का तो परमानेंट अवसर दिया दोस्त या किसने? दुश्मन नहीं है। अवसर दिया किसने? अवसर स्वाभाविक दिया रूप से किसने? नीतीश कुमार ने। अवसर स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी ने दिया। तो और दोषी, आज अगर नीतीश कुमार दोषी जी उसमें होगा तो आज सबसे बड़े आज दोषी तो नीतीश नीतीश कुमार कुमार जी होंगे। की पूजा करने के बजाय नीतीश कुमार जी को जिन्होंने जीवंत किया मृत प्राय संस्था को, राष्ट्रीय जनता दल जैसी मृत प्राय संस्था को जिसने जीवंत किया, उसको आज चैनल और सड़क पर लोग गाली देने का काम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। तो नीतीश कुमार जी नहीं, मुझे याद है राजीव जी, मुझे याद है जब बिहार में कुछ महीने पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी के तमाम नेता ये बयान देते थे कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, फिनिश हो चुके हैं, ये आखिरी पारी है नीतीश कुमार की, अब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, अब लड़ाई जो है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। सौरभ जी, जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी थे उस वक्त, यही स्थिति होनी थी प्रायः, लेकिन समय रहते उन्होंने भारत राज्य की जनता का मन टटोला, समझा और जो मैंडेट था, मैंडेट का सम्मान किया। राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते तो वो खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते? देखिए, मैंने तो बार बार कहा ना, जो चुनाव के पहले की जो स्थिति थी, चुनाव के पहले जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार जी थे तो स्वाभाविक तौर पे हम विपक्ष में थे, तो हमने लाख प्रयास किया उस समय कि उसको बचाया जाए, लेकिन किसी कारण से ये गठबंधन टूटा तो उसका जो क्या कहेंगे उसको, उसका जो लेकिन राजीव जी, ये तो बीजेपी की रणनीति है ना, क्षेत्रीय दल को खत्म करना। ये तो आपकी रणनीति, आपके पार्टी की रणनीति है। बीजेपी ने 2020 में सबको पता है राजीव जी, 2020 में सबको पता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ क्या किया, ये सबको पता है। बीजेपी हमेशा जब नीतीश कुमार जी को नेता मानी तो सीटें ज्यादा आए कम आए, बीजेपी ने हमेशा उनको शासन और सत्ता हाथ में देने का काम किया। इसलिए ये कहना बहुत मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। ये आरोप मुख्यमंत्री ने खुद लगाया था, आपको याद नहीं होगा शायद, जब वो आपसे अलग हुए थे तो खुद आप पर आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, आखिर वो आरोप उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो पुनः भाजपा के साथ आए। तो इस बात में कोई दम नहीं है। जिस आरोप के चलते जिस तरह से उनको बरगलाया गया था, अगर हो सकता है मिसकंसेप्शन की वजह से उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया था, तो उसकी जब दोबारा हम एनडीए में आए तो उस समय उन्होंने उसकी स्वीकारोक्ति भी दी कि हमको इस तरह से किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार, ठीक है, मैं समझ गया राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये प्रूव किया है कि हम अपनी बातों पर कायम रहते। चलिए, मधु जी भी हमारे साथ है। मधु जी, ये बताइए कि आज एक कार्य समिति की बैठक हो रही थी, आगे की रणनीति तय हो रही थी, लेकिन बीजेपी के किसी नेताओं का ये बयान नहीं था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जरूरत है, मिलना चाहिए। मधु जी, आपको आवाज मिल रही है? कभी भी बीजेपी बिहार की बात नहीं की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, इलेक्शन में भाषण देते हैं, लेकिन बिहार की बात नहीं करते हैं। बिहार आते हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, बिहार आते हैं तो जो भी बिहार की बात उन्होंने नहीं किया, क्या क्या किया मैं उस पर नहीं, वो हमेशा भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मधु जी, आपको याद नहीं होगा, वो हमेशा लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, वो हमेशा तेजस्वी यादव की बात करते हैं, वो आपके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात करते हैं, वो चारा घोटाले की बात करते हैं और तेजस्वी जी की बात करते हैं। ये नहीं करते हैं कि बिहार को किस स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, ये नहीं बोलते हैं कि बिहार का को स्पेशल पैकेज देंगे, ये नहीं बोलते हैं कि बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, ये नहीं बोलते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, ये नहीं बोलते बिहार का किसानों के लिए क्या करेंगे, ये नहीं बोलते हैं कि बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट वो कब कर रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं। सिर्फ बड़ा बड़ा
पिटारा लेके आते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद पूरा खाली रहता है। दुख की बात ये है, और मेरे लिए तो खुशी की बात है, कम से कम प्रधानमंत्री जी आते तो सिर्फ लालू जी की ही बात करते हैं। यहाँ लालू जी या तेजस्वी जी के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। बिहार के लोग इस बार देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ये बीजेपी वाले लोग के पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार भी जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीट देने का काम किया, लेकिन बशर्ते क्या हुआ, केंद्र के तरफ से हमेशा उदासीनता दिखी, बिहार के तरफ को छला गया और बिहार को बेवकूफ बनाया गया है। ये बिहार की जनता समझ चुकी है, और आपके भोली भाली चिकनी चिकनी बातों से नहीं काम चलेगा। आप बिहार बार बार बोले कि लालू राज में ये था वो था, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है। और जहां अभी आपने बोला था कि कुशवाहा समाज की बात है, एक समय था कि कुशवाहा, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का समय था तो कुशवाहा के 32 विधायक हुआ करते थे, 16 15 17 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में एक कुशवाहा को टिकट आपने देने का नहीं काम किया। कुशवाहा तो छोड़िए, एक महिला को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। महिला की बात करते हैं तो आप कैसे सबको समावेश कर सकते हैं? बड़ा तो लोग जो है हर जाति बात को समझ आए। जहाँ बात करते उपेंद्र कुशवाहा जी की, समाज सम्राट चौधरी की, पूरा समाज सिर्फ 2 लोग नहीं है, पूरे समाज में लोगों का हक, उनका अधिकार आप नहीं देंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, बिहार के उत्थान की बात नहीं करेंगे, बिहार में पलायन कैसे की बात नहीं करेंगे, बिहार में रोजगार का सृजन कैसा उसकी बात नहीं करेंगे, तो बिहार की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने बहुत कर लिया है। हर एग्जाम, हर परीक्षा, या तो सिपाही भर्ती हुआ, या तो टीचर भर्ती हुआ, या तो नीट का हुआ, हर जगह घोटाला, हर जगह की बात होता है। मुजफ्फरपुर में 2 कांड हो गया, अभी नौकरी के नाम पे महिलाओं के साथ कितना 100 बच्चियों का बलात्कार का काम हुआ। लगातार जो बिहार में अलग अलग तरह से काम हो, मतलब लोगों को त्रस्त किया जा रहा है। कोरोना जैसे काल में पता चल गया कि कितने बिहार के लोग बाहर रहते हैं और काम करते हैं, और बिहार के लोग को किस तरह से, मतलब कुछ भी होता है तो बिहारी का इतना त्रस्त होते हैं। तो जरूरत है बिहार के लोग को बिहार के लिए काम करने के लिए। ये केंद्र की सरकार आकर के बिहार की बात नहीं करेगा। जब केंद्र की सरकार है तो बिहार की बात आपको करनी पड़ेगी। बिहार के लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा कि बिहार में बिहार के लोगों को सम्मान देंगे। बिहार का सम्मान जो है एक बिहारी ही दिलवा सकता है, ना कि नरेंद्र मोदी आकर दिलवा सकता है, ना कि केंद्र के लोग आकर दिलवा सकते हैं। आप हमेशा बात करते हैं, सिर्फ लड़वाने की बात करते हैं। आपने एक भाषण में बिहार की बात नहीं की। ठीक है मधु जी, समय की कमी है, अजीत जी के पास भी चलेंगे। जी अजीत जी, ये बताइए आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है? अगर बिहार की बात करें तो लोकसभा चुनाव आपने देखा, उसके नतीजे भी आपने देखा। एक साल के बाद विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। क्या लगता है क्या होगा विधानसभा चुनाव? वही राजीव जी ने भी कहा, अवसरवादिता, जातिवाद, इसी आधार पर मुझको नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क आया है 15 सालों में भी। नीतीश कुमार जी ने भी उन चीजों को हटाने की कभी कोशिश नहीं की। उन्हीं जातिगत आधार पर आज भी हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, जबकि अब तो जातिगत आधार से हमें ऊपर उठने का समय आ गया है। 21वीं सदी में हम लोग हैं। तो 7 करोड़ का जो देश है, फ्रांस राफेल बनाता है और हम अभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे होते हैं। तो देखिए, सोचिए जरा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो बिहार मुझको लगता है इतना टैलेंट, इतना रिसोर्सेस होने के बावजूद भी आज भी 50 साल पुरानी ही राजनीति कर रहा है। वो नई राजनीति का समावेश नहीं करता है। लोकल जो नेता हैं वो सिर्फ वहीं आसपास में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, बट कोई एक बड़ी बात नहीं करता है। कोई जैसा बताइए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है वहां पर, कोई काम नहीं होता है वहां पर। वही सब चीजें चल रही है जो आज 15 20 25 साल पहले थी। थोड़ा बहुत सड़क बन गया होगा, निश्चित रूप से बनना ही चाहिए था, पूरी दुनिया में तो वहां पर भी बना है। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है तो वहां पर भी हुआ है, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ में करप्शन भी आया है, भ्रष्टाचार भी आया है। उन सब की बात कोई नहीं करता। वो भ्रष्टाचार की बात ना करते हो, कहते अवसरवादिता है। नीतीश कुमार जी इनके साथ आए तो अच्छे हो जाते हैं, नीतीश कुमार उनके साथ जाए तो खराब हो जाते हैं। ये किस प्रकार की अवसरवादिता देश को दी जा रही है? तो पिछले 10 12 13 सालों में हम यही देख रहे हैं कि पूरा देश अवसरवादी हो चुका है। जनता भी इसमें अवसरवादी है। इसमें केवल नेताओं का दोष नहीं है, जनता का भी दोष है। हम सब भी उसमें शामिल हैं। तो हमें सोचने वाली बात है कि हम 21वीं सदी के 24वें वर्ष में हैं, और अब एक साल में फिर 2 4 5 6 स्टेट में चुनाव होना है। हम किन आधार पर वोट देना चाहते हैं, ये हमको स्वयं को भी सोचना होगा। ना केवल बीजेपी की बात है, ना आरजेडी की, ना कांग्रेस की, ये हम सबकी बात है, ये हम सबके देश की बात है। तो मुझको यहाँ लगता है कि अभी मुद्दे गौण नहीं, वही मुद्दे चल रहे हैं जो पुराने घिसे पिटे मुद्दे हैं। वही कांग्रेस में नेहरू से अब इंदिरा गांधी पर आ गई कहानी, फिर अब राजीव गांधी को दोष देने लगे हैं, वहां जाते लालू जी को दोष देते हैं। अरे 15 साल से नीतीश कुमार थी, उनकी बात कर लेते, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, उनको क्या करना चाहिए था, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया 10 सालों में, उसकी बात होनी चाहिए, बट उसकी बात कोई नहीं करता है। वो पुराने ही गड़े मुर्दे उखड़े जा रहे हैं।
क्यों? तो ये प्रश्न हम सबके लिए है और इसका उत्तर भी हम सबको ही देना है। अपने मताधिकार का सही उपयोग करके हमको सही कैंडिडेट का चुनाव करना होगा, तभी बिहार भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है। चलिए राजीव जी, कैसे बाहर आया जाए। राजीव जी आखिरी सवाल है आपसे, कैसे जीतेंगे विधानसभा का चुनाव 2025? कैसे बीजेपी बहुमत में आएगी? देखिए, विधानसभा का चुनाव हम लोग कैसे जीतेंगे, ये स्ट्रेटेजी का मामला है। इस चीज को तो हम लोग डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता हमारे साथ क्यों आएगी ये मैं जरूर बता सकता हूँ। जी बता दीजिए। दर्जनों नरसंहार से निकालने वाला एनडीए वो बात खत्म हो गई, उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए राजीव जी। वो 20 साल पहले की बात थी। 20 साल में 2 जनरेशन आ गए हमारे सामने। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आऊंगा, यहां तक मैं पहुंचूंगा। दर्जनों नरसंहार से निकालने वाला एनडीए, दर्जनों, बल्कि मैं कहूंगा सैकड़ों घोटालों से बाहर निकालने वाला एनडीए। अगर उन बच्चों के बारे में बताइए राजीव जी। राजीव जी उन बच्चों के बारे में राजीव जी उन बच्चों के बारे में बताइए जिन्होंने लालू राबड़ी का शासनकाल देखा ही नहीं था। उस समय शायद उनकी जन्म भी नहीं हुई होगी, या अगर जन्मे होंगे तो वो 2-4 साल के होंगे। वो अगर 2025 में अगर वोट करेंगे तो वो एनडीए को वोट क्यों करें? वो आपको वोट क्यों करें? मैं वही तो आ रहा हूं। तो थोड़ा मैं पीछे से कालांतर से चलूंगा, तब तो अभी की बात समझ में आएगी ना कि हम लोग कालांतर तो उन्होंने देखा ही नहीं है। कालांतर के बारे में उनको पता भी नहीं है। वो तो मौजूदा जो सरकार आज जो बच्चे राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठा के घूम रहे हैं, जिनको भ्रमित करके घुमाया जा रहा है, उनको भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि कैसा था इनका कुशासन। तो दर्जनों बार जो उससे जब बाहर, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं, उसको नहीं चर्चा करता हूं। सड़कों का जाल बिछाया है एनडीए ने, मैं बता रहा हूं ना, उपलब्धि बता दीजिए जी। मैं बता रहा हूं, सड़कों का जाल बिछाया एनडीए ने। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सर मत बोलिए, शिक्षा का क्षेत्र में मत बोलिए। कोई भी ऐसा सेशन नहीं है, ठीक है, जो लेट न चल रहा हो बिहार में। आगे बोलिए। नहीं, स्कूल की पढ़ाई कैसी है? सरकारी स्कूल की पढ़ाई कैसी है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, मुझे पूरा पता है। और स्वास्थ्य में अगर ना बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, कैसे नहीं बोलेंगे? हमने किया है। पहले तो कोई बैठता नहीं था, पहले तो कोई पशु चरते थे अस्पतालों में। और शिक्षा के नाम पर फिर मैं जाऊंगा पीछे, चरवाहा विद्यालय देने वालों से क्यों हमारी तुलना करते हैं? हमने शिक्षा के नाम पर पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय हमने काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने हर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया है। समय समय पे कभी कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई होती है। आपने जितने कांड गिनाए अभी, उन सारे कांड के बाद अगर गिरफ्तारियां और कार्रवाई नहीं हुई होती तो मैं कहता कि आपकी बात समझता कि हाँ भाई सरकार नहीं काम कर रही है। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। हमने उद्योग के क्षेत्र, उद्योग धंधे लगाने का काम किया है। कम दर पे हम लोग ऋण देने का काम कर रहे हैं। घर हमने हर किसान के खाते में राशि पहुंचाई है। कोरोना काल में लगातार सेवा किया है। आयुष्मान योजना को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? हर आदमी को लाभ मिला है। उद्योग धंधे कहाँ लग गए बिहार में? जी, उद्योग धंधे कहाँ लग गए बिहार में? उद्योग, आप क्या बात करते हैं? उद्योग कैसे नहीं लग रहे हैं? एक बार आप सर्वे रिपोर्ट तो देख लीजिए। हर गांव में उद्योग लग रहे हैं। हर गांव में बैंक और विभाग के मिली जुली मदद से। अच्छा, आप लघु उद्योग की बात कर रहे हैं? आप आटा चक्की और ये सब जो टाइप का जो लघु उद्योग होता है, युवा उद्यमियों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। हमने रोजगार दिया है। हमने लोगों को मूर्ख नहीं रखा है कि पढ़ जाएगा तो फिर हमको वोट नहीं देगा, सड़क बन जाएगा तो जब भी बात करेंगे तो 20 साल पहले की ही बात करेंगे। ये बताइए, अगर 17 महीने की बात क्यों नहीं करते हैं जो महागठबंधन की सरकार थी, उसकी जो उपलब्धियां थी? 17 महीने में अगर आप एक शिक्षक नियुक्ति की बात करते हैं तो मैं नहीं, कई ऐसे चीजें हैं। जाति आधारित गणना हुई, उसके आंकड़े जारी हुए, आरक्षण लागू हुआ। जातीय आधारित गणना एनडीए की सरकार में तय हो गया था सर।
नहीं, और आप किसी लोगों ने कारण इनकार कर से दिया था, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया नहीं था नहीं कि नहीं देश नहीं, में नहीं होगा, आप चाहें तो ये तय हो राज्य गया में था जाके कि करवा बिहार लीजिए अपने सरकार नहीं पैसे से। नहीं एनडीए के शासन के दौरान ही ये तय हो गया था। बिहार सरकार अपने व्यवस्था से जातिगत आरक्षण, जातीय जनगणना का काम करेगी। तो बीजेपी ने और क्यों नहीं वो कराया पूरे देश में? बाई अगर अच्छी चीजें तो थी तो बीजेपी ने पूरे देश में क्यों नहीं करवाया? उसके बाद तो बाय डिफॉल्ट ये लोग सत्ता में आ गए, वहां उन्होंने लाभ लिया। शिक्षक बहाली की भी जो भाई पटकथा साहब थी वो आपको एनडीए में लिखी गई थी। शिक्षक बहाली में राजीव जी, अब जाति आधारित करना इतनी ओहो, अच्छी चीज थी तो शिक्षक प्रधानमंत्री ने पूरे देश में क्यों नहीं करवाया? प्रधानमंत्री का इनकार किया था। क्या बात कर शिक्षक रहे हैं आप? बहाली में ये चलिए ठीक है राजनीति थपथपाते हैं कि राजीव जी समय की कमी है, राजीव जी समय की कमी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सभा, आपने देखा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर लोकसभा का आप नतीजे देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर झटका लगा है तो बीजेपी को लगा है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थे और मात्र 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। जो उम्मीद थी बीजेपी को उसके हिसाब से नतीजे नहीं आए, तो निश्चित रूप से आत्ममंथन का समय है और बीजेपी को ये लगा कि कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, यानी ग्राउंड की जो सच्चाई है ना वो आला नेताओं तक पहुंच नहीं रही है। इसीलिए बीजेपी ने ये फैसला लिया कि इस बार काफी बड़े लेवल पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्से ले और जो वहां का आउटपुट है, यानी ग्राउंड पर चल क्या रहा, ग्राउंड की सच्चाई क्या है, इससे कम से कम रूबरू हो सके। तो इसीलिए आज ये बैठक की गई है और निश्चित रूप से आगे की रणनीति तय की गई है कि 2025 में कैसे जीत हासिल होगी, कैसे बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की जाए और उसके लिए राजनीतिक मुद्दे क्या होनी चाहिए, चुनाव में हमें किन मुद्दों के सहारे जनता के बीच जाना चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक चल रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है 25 के चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।